शुरू हो गई ना। हाँ, चलो आज हम देखो जीव विज्ञान आपको पढ़ा रहे हैं। जीव विज्ञान की अभी हमने एक क्लास पढ़ाई है, वो भी जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की एक क्लास पढ़ाई है। जो क्लास पढ़ाई है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। पहले जीव विज्ञान है, आपसे सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहले भाग में कौन? जीव जंतु, मतलब एनिमल का अध्ययन करते हैं उसे, बस उसके जनक कौन है? अरस्तु। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पादप जगत का अध्ययन करते हैं, उसके जनक कौन है? थियोपेस्टस। तो 2 भागों में बांट दिए, ठीक है। इसकी मतलब ये परिचय देने के बाद हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका। क्या पढ़ेंगे? कोशिका। तो कोशिका के बारे में आज जानकारी हम दे रहे हैं। किसके बारे में? कोशिका। जैसे कोशिका है, कोशिका की सबसे पहले खोज है किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की नहीं, मृत कोशिका की। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित की थी कि मृत की थी? तो मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी बाबू? ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। तुमसे पूछेगा कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडर एवं स्वान। किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था। और फिर पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडा की, ठीक है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और आगे पूछेगा कि मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है? ठीक है, अंडाणु। और सबसे छोटी जीवाणु। सबसे छोटी शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु। और मानव में सबसे लंबी क्या होती है? तंत्र का तंत्र। हमने ये भी बताए थे कि मानव में जो कोशिका होती है प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की? तो सबसे ज्यादा पुनर्जन्म की क्षमता किसमें होती है? लीवर में। सबसे कम क्या होती है? मस्तक में। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब आगे देखना, आगे जानकारी दे रहे हैं। आगे जानकारी में पहले ये कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या है? माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के बारे में पहले नंबर पर देखना, यहाँ विराजमान कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकांड्रिया। तुमसे पूछेगा माइटोकांड्रिया कहाँ स्थित होती है? कोशिका में। कहाँ पर? कोशिका में। अब माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का तुमसे अन्य नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? सूत्र कणिका। माइटोकांड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्र कणिका। चलो यहाँ देखते हैं, ये हमारी क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का क्या अन्य नाम है? सूत्र कणिका। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। अब माइटोकांड्रिया में जो क्रेब्स चक्र है, तुमसे पूछेगा क्रेब्स चक्र मतलब कि कोशिका के किस अंग में? तो माइटोकांड्रिया में। अब ये हमारे क्या है? क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र, ये हमारी माइटोकांड्रिया, ये क्या है? हमारे क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का क्या कार्य होता है? मतलब ऑक्सी शोषण करना। क्या करना? ऑक्सी शोषण करना। मतलब कि ऑक्सी शोषण का जो माइटो कोशिकाओं में क्रेब्स चक्र चलेंगे तो उसका मतलब ऑक्सी शोषण करेगी। फिर पूरी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का क्या करती है? ये वहन करती है। क्या करेगी? वहन। तो तुमसे पूछेगा जो क्रेब्स चक्र है, क्या चक्र है? क्रेब्स। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो क्रेब्स ने। किसने की थी? क्रेब्स ने। क्रेब्स का क्या, क्रेब्स चक्र कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया में, ठीक है। और माइटोकांड्रिया कहाँ पाई जाती है? माइटोकोशिका में। कहाँ पर पाई जाती है? कोशिका में। ये क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ पर चलते हैं? माइटोकांड्रिया में। क्रेब्स चक्र का क्या कार्य होता है? ऑक्सीशोषण, ठीक है। क्या करना? ऑक्सीशोषण मतलब O2 का वहन करना। क्या करता है? O2 का वहन करना। क्रेब्स समझ गए? सीधे सीधे समझना तुम, ये क्या है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्रेब्स चक्र का कार्य क्या होता है? मतलब ऑक्सीशोषण करना, मतलब O2 का निर्माण करना। ये चीज समझ गए तुम? क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र में कितने, क्रेब्स चक्र भी है 38 एटीपी का निर्माण करती है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण। कितने एटीपी का? 38। अब 38 एटीपी का जो निर्माण करेगी ना बाबू, कितने एटीपी का? 38। इसमें एक ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज? 38 एटीपी में कितने ग्लूकोज ऊर्जा बनती है? एक ग्लूकोज ऊर्जा बनेगी। कितने ग्लूकोज? एक। अब एक ग्लूकोज जो ऊर्जा होगी, एक ग्लूकोज ऊर्जा, अब एक ग्लूकोज ऊर्जा में 4.2 जूल, ठीक है। कितने जूल? 4.2। देखो ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण बता चुके हम। 38 एटीपी का निर्माण करती कौन करती है? क्रेब्स चक्र। मतलब क्रेब्स चक्र किसका निर्माण करती है? 38 एटीपी का।
एक 38 एटीपी में कितना ग्लूकोज बनाती है? एक ग्लूकोज का निर्माण। ऊर्जा, एक ग्लूकोज में ऊर्जा कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी। और कोशिका का पावर हाउस भी किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहेंगे हम? माइटोकांड्रिया को। किसे कहेंगे? कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकांड्रिया। ठीक है। आंतरिक दीवारों का, आंतरिक की दीवारें कैसी होती हैं? मतलब इसकी जो होती है माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारें कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय। कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय। याद रखोगे कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय। तो यहां फिर समझो, जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले व्यक्ति है जिसके मतलब की ऊर्जा है, ऊर्जा शरीर में जब नहीं रहती है, ऊर्जा शरीर में नहीं रहेगी तो जो मतलब आदमी बीमार होता है तो वो उसे बोतल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बोतल। जब बोतल चढ़ाई जाती है तो उसमें मतलब एक बोतल जब चढ़ाएंगे मतलब ग्लूकोज की, किसकी बोतल दी जाती है? ग्लूकोज की। अगर एक ग्लूकोज का उसमें, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है उसमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। तो जो मरीज होगा, जैसे मतलब लड़की को चढ़ा दिए तो वो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आंखें खोल के देखेगी, हाँ हाँ मम्मी बैठी है और पापा बैठा है। और जब लड़की को दूसरी बोतल लगा दी तो फिर वो बोलने लग जाती है। ठीक है। क्या करने लग जाती है? बोलने लग जाती है। और जब तीसरी बोतल ग्लूकोज की चढ़ाओगे तो फिर सबसे अच्छे से बात करेगी। जो मतलब जो बी को यहाँ लगी रहती है, क्या पता वो निकाल के दौड़ लगाने लग जाए। तो ग्लूकोज, समझ गए? एक ग्लूकोज का निर्माण कितने एटीपी करती हैं? 38 एटीपी। ठीक है। 38 एटीपी का निर्माण कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में। ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण कौन करती है? माइटोकांड्रिया। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के खोजकर्ता कौन? अल्टमैन। माइटोकांड्रिया की खोजकर्ता अल्टमैन। माइटोकांड्रिया में कोई दिक्कत? चलो तो आगे देखो। अब देखो गोल्जी बॉडी। क्या देखेंगे हम? गोल्जी बॉडी। माइटोकांड्रिया को पढ़ चुके हैं, फिर क्या देखेंगे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहाँ होती है? कोशिका में। कहाँ पर स्थित होती है? कोशिका में। अब गोल्जी बॉडी है, ये क्या है? गोल्जी बॉडी। इसके खोजकर्ता कौन थे? क्रेमलो गोल्जी। क्या नाम था? क्रेमलो गोल्जी। ठीक है। इसका मतलब गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। समझो अच्छे से। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा पूरे शरीर में बनाता कौन है? माइटोकांड्रिया। कौन बनाएगा? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा का निर्माण कोशिका में, ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकांड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का निर्माण कर देगी, फिर ऊर्जा का वहन कौन कर देता है? गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। क्या करेगा? गोल्जी बॉडी। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले गोल्जी बॉडी ऊर्जा कहाँ भेजती है? मस्तक में। कहाँ भेजेगी? मस्तक में। अगर मस्तक में गोल्जी बॉडी ऊर्जा नहीं भेजेगी या ऊर्जा आदमी मतलब शरीर में ऊर्जा नहीं बन रही है और मस्तक में ऊर्जा नहीं पहुंच रही है तो आदमी क्या हो जाता है? मतलब कि जो बोलने की क्षमता वो क्षीण हो जाती है। बोलने की क्षमता, पहले तो बहुत जोर से चिल्लाता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जब गोल्जी बॉडी अगर मस्तक को क्या ऊर्जा नहीं भेजेगा तो फिर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसे बोलने लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है। ऊर्जा का परिवहन करना, एक जगह से ऊर्जा को दूसरी जगह भेजना। मतलब ऊर्जा पूरे शरीर में बनाता कौन है? माइटोकांड्रिया। भेजता कौन है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की समझ गए? गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे उदाहरण के तौर पर मजदूर है तो मजदूर की ऊर्जा सबसे ज्यादा खत्म किसमें होती है? मतलब काम करे में तो सबसे ज्यादा पैर और हाथ चलते हैं। क्या चलते हैं? पैर और हाथ चलेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा पूरे शरीर में ऊर्जा बन रही है। तो पूरे शरीर की ऊर्जा लेके कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी पूरे शरीर की ऊर्जा का डब्बा भर के कहाँ भेज देता है? हाथ और पैरों में। समझ गए ना बात को? तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। वो गोल्जी बॉडी के खोज करता कैमलो गोल्जी। कौन थे? कैमलो गोल्जी। अब देखो माइटोकांड्रिया पढ़ चुके और ये क्या है? गोल्जी का है। अब देखो, अब कौन पढ़ेंगे हम?
अंतःप्रदत्त जाल का। क्या पढ़ेंगे? अंतःप्रदत्त जाल का। ER इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। अब तीसरे पे क्या पढ़ रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है हमारा? ये कोशिका में क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बाबू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या इसको हिंदी में इसका क्या नाम है? अंतःप्रदत्त जाल का। ठीक है, क्या है? अंतःप्रदत्त जाल का। या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका को पिचकने से, कोशिका के पिचकने से कौन बचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदत्त जाल का। कोशिका है, कोशिका को मतलब पिचकने से कौन बचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना। ठीक है, कोशिका का आंतरिक कोशिका का कंकाल, आंतरिक कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आंतरिक कोशिका, आंतरिक कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मानव, मानव है, मानव कंकाल को क्या कहते हैं? जो मानव की जो आंतरिक शरीर है तो क्या बोलेंगे? कंकाल। क्या बोलते हैं? मानव के आंतरिक शरीर को क्या बोलते हैं? कंकाल। ऐसे मतलब कि मानव की जो आंतरिक कोशिका है, आंतरिक कोशिका के कंकाल के नाम से कौन जाना जाता है? अंतःप्रदत्त जाल का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक मतलब कि रेटिकुलम। कोशिका के अंदर आंतरिक संरचना में हिस्सा कौन लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका को पिचकने से बचाना। कोशिका के पिचकने से बचाना, मतलब कि कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए कौन कार्य करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका की आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत है तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए। ठीक है, और क्या समझ गए? गोल्गी का समझ गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम ये समझे ना। अब आगे देखो, देखो अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार की होती है? दो। अंतःप्रदत्त जालिकाएं कितने प्रकार की? दो। एक मतलब ये होती है स्मूथ। क्या होती है? स्मूथ। एक होती है रफ। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक क्या है? एक का क्या क्या नाम है? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे का क्या नाम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें है ये कैसी होती है? चिकनी। ये कैसी होती है? चिकनी। और ये कैसी होगी? खुरदरी। मतलब जो ऊपर का जो भाग होगा, ये ऊपर का भाग कैसा होगा? चिकना। और नीचे का भाग क्या होगा? खुरदरा। ऊपर का भाग क्या होगा? चिकना। नीचे का भाग क्या होगा? खुरदरा। जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाए वो क्या होता? कौन सा भाग होता है? चिकना। और जिसमें प्रोटीन पाई जाए वो कैसा होता है? खुरदरा। कैसा होता है? खुरदरा। जैसे जैसे में तुम औरत में देखोगे, क्या देखोगे? औरत में, औरत में लड़का की अपेक्षा मतलब की चिकनाहट ज्यादा होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वसा क्या होता है? जैसे तेल क्या है? वसा। घी क्या है? वसा। घी क्या है? वसा। शैम्पू, शैम्पू में क्या पाया जाता है? वसा। ठीक है, साबुन में क्या पाया जाएगा? वसा। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। वसा समझ गए? ठीक है, तो अब ये समझना अंतःप्रदत्त जालिकाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहले प्रकार का क्या नाम है? स्मूथ
ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंड मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसे होता है, चिकना, और ये कैसा होता है, खुरदरा। इसमें क्या पाया जाता है, मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, स्मूथ एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, किसका निर्माण करता है, नंबर 1 में याद रखना कार्बोहाइड्रेट, 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 और दूसरे नंबर पे वसा। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा ये हमारी क्या है, कोशिका, ये क्या है हमारी कोशिका, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है, तो तुम बताओगे अंतःप्रदत्त जालिका का कौन सा प्रकार है, स्मूथ, मतलब स्मूथ एंडोकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा वो कैसा होता है, चिकना, कैसा होगा, चिकना। अब दूसरे पे, अब ये देखेंगे रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसा होता है, खुरदरा। ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है बाबू, प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। इतनी बात समझ गए। ठीक है, इतनी बात फिर से एक बार समझा रहे हैं। पहले नंबर पे क्या, माइटोकांड्रिया, गोल्गी काय। तीसरे में क्या बताए थे, मतलब इनका होता है अंतःप्रदत्त जालिका, मतलब कि पूरा फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसकी मतलब इसका कार्य क्या होता है, आंतरिक जो कोशिकाएं पिचकने चकने से रोकती हैं, आंतरिक कोशिकाओं के पिचकने चकने से कौन रोकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का आंतरिक ढांचा किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कितने प्रकार की होती है, दो। पहले प्रकार का क्या नाम, स्मूथ। ठीक है, इसमें क्या नाम है, स्मूथ, क्या नाम है, स्मूथ मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काय की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण कौन करता है, स्मूथ। कौन करेगा, स्मूथ। ये कैसी होती है, चिकनी। ठीक है, रफ, ये खुरदरी होती है। ये किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करती है, प्रोटीन। अब प्रोटीन में निर्माण भी करेगी तो कौन सी प्रोटीन का, राइबोसोम का, राइबोसोम। किसका निर्माण करेगी, राइबोसोम का। ठीक है, किसका निर्माण करेगी, राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में, किसका निर्माण करेगी बाबू, राइबोसोम। यहां समझना ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम है, यहां भी बता रहे हैं किसका निर्माण करेगी, राइबोसोम का। ठीक है, अब हम बता रहे किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम याद रखना अच्छे से। राइबोसोम का निर्माण किसने किया था, रफ। ठीक है, कौन ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन ये कैसी है, नीचे वाले भाग में क्या कैसी होती है, ये खुरदरी। कैसी होती है, ये खुरदरी। कैसी होती है, खुरदरी। तुमसे पूछेगा कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा, राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, राइबोसोम। याद रखोगे, कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम, कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में देखो, यहां समझना एक एक चीज। कोशिका का सबसे छोटा भाग, कोशिका का सबसे याद रखोगे, कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो तुम, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। प्रोटीन का कहाँ निर्माण होता है, राइबोसोम में। तीसरा देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब समझना तुम,
ये क्या है हमारा राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। कोशिका का क्या कार्य होता, राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का। सब प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। जैसे हमने ऊर्जा की फैक्ट्री किसे कहा कहते हैं, माइटोकांड्रिया। ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकांड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम किसको कहते हैं, राइबोसोम। कोई दिक्कत है, राइबोसोम। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका करता है, प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम को कहते हैं। अब आगे देखो, राइबोसोम कितने प्रकार का, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। ये राइबोसोम के प्रकार। ठीक है, राइबोसोम है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाई जाती है, राइबोसोम कहाँ में पाई जाएगी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम है सबसे, मतलब कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है, राइबोसोम। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा मतलब की प्रोटीन की मतलब फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। अब ये राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि दो। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। मतलब 70S का मतलब होता है सेरीमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होगा, 70 हाँ क्या होगा, 70 सेरीमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। 70 सेरीमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम। इसका क्या होता है अर्थ, 80 सेरीमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होगा, कोफिशिएंट। हाँ, तो इसे समझ गए ना। अब आगे देखो, अब हम पहले पहले वाले समझेंगे। 70 70 है ये, मतलब कि 70 है, 70 है, 70 सेरीमेंट कोफिशिएंट। 70 सेरीमेंट कोफिशिएंट। ठीक है, राइबोसोम ये सबसे क्या होता है, ये हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का। और इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोके प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक। जैसे कि जीवाणु, किस किस में पाई जाती है ये, जीवाणु और विषाणु में। किस में पाई जाएगी, जीवाणु और विषाणु में। किस में पाई जाएगी, जीवाणु और विषाणु में। याद रखोगे तुम, जीवाणु और विषाणु में कैसी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जीवाणु विषाणु में कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे 70S किस में पाया जाएगा, जीवाणु विषाणु। जैसे कि ओबेला वायरस, तो ओबेला वायरस में क्या पाया जाएगा, 70S की 80S पाया जाएगा, तो 70S। ठीक है, अब जैसे पूछेंगे तुमको कोरोना वायरस में क्या पाया जाएगा, 70S की 80S, 70S कोरोना वायरस में 70S। ठीक है, और भी जैसे जितने मतलब कि जो चीज आंखों से दिखाई न दे, हाँ जो चीज आंखों से दिखाई न दे। जैसे कि वायरस आंखों से दिखाई देता है क्या, जैसे लंपी वायरस है। जो चीज आंखों से दिखाई न देता हो उसे काय में रखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। या किस में रखेंगे हम, 70S में। जो मतलब कि जैसे अब जीव, ये क्या हो गए, जीवाणु और विषाणु, जीव और जंतु। हम अपन काय में आते हैं, जीव और जंतु में। ठीक है, तो अपन अपने में क्या पाएगी, 80S राइबोसोम। क्या पाएगी, 80S राइबोसोम। जैसे तुमसे पूछेगा हाथी में क्या पाया जाएगा, 80S राइबोसोम। घोड़ा में क्या पाया जाएगा, 80S राइबोसोम। मानव में क्या पाया जाएगा, 80S राइबोसोम। ठीक है, जीवाणु में क्या पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। ठीक है, वायरस में क्या पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। जो आंखों से दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं, काय में रखेंगे, जीवाणु और विषाणु में। जो चीज आंखों से दिखाई दे उसको काय में रखेंगे हम, 80S। काय में रखेंगे, 80S। जिसकी कोशिका काय की बनी हो, किस चीज की बनी हो, यूकैरियोटिक की कोशिका, वो काय में रखे जाते हैं, 80S में। और जिसकी कोशिका किसकी बनी हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो वो काय में रखी जाती है, 70S में।
ये समझ गए ना, किस में रखी जाती है, 70S में। तो राइबोसोम के कितने प्रकार, दो, एक 70 कौन सा है, 70S और एक 80S। 70S का क्या नाम बताए थे हम, सेरीमेटसन कॉफिशेंट, सेरीमेटसन कॉफिशेंट, याद रखोगे तुम आगे। अब आगे देखो, ये देखो अब पढ़ा रहे क्या है, ये लास्ट वाला है सेंटोसोम। क्या है, सेंटोसोम। अब सेंटोसोम है, पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया और फिर गोल्गी का है, फिर क्या है, राइबोसोम, फिर ये क्या पढ़ा था हमने, ईआर पढ़ चुके हैं, मतलब अंतःप्रदत्त जालकाएं। अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, सेंटोसोम। क्या है ये, सेंटोसोम, इसी को क्या बोलते हैं हम, तारकाएं। क्या बोलते हैं हम, तारकाएं। अब सेंटोसोम की खोज किसने की थी, सेंटोसोम के खोजकर्ता कौन थे, बोबेरी। कौन थे, बोबेरी। सेंटोसोम के खोजकर्ता बोबेरी। अब यहाँ देखोगे, कोशिका का विभाजन कौन करता है, सेंटोसोम। कोशिका का विभाजन कौन करेगा, सेंटोसोम। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका का ज्यादातर मतलब बंटवारा कौन कर देता है, सेंटोसोम। ठीक है, सेंटोसोम। लेकिन कोशिका का विभाजन सबसे कम कहां पर होता है, मस्तक पे। कोशिका का विभाजन सबसे कम कहां पर होता है, मस्तक में। कोशिका का विभाजन, यह मस्तक में कोशिका का विभाजन होता नहीं है। अगर एक बार कोशिका टूटी, अगर यह चोट लगी है, मस्तक में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो तुमसे पूछेगा कि कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, मस्तक में। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। कहां पर होगा, लीवर में। ठीक है, लेकिन कोश मतलब कि सेंटोसोम कहाँ किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में, ना कि जीवाणु विषाणु में। सबसे ज्यादा मतलब कि सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाएंगे, जंतुओं की कोशिकाओं में, ना कि विषाणु या जीवाणु में, उसमें नहीं पाए जाते। सबसे ज्यादा काय में पाए जाएंगे, जंतु कोशिकाओं में। अब समझना, अब कोशिका का विभाजन, जैसे ये हमारी ये हड्डी है, हड्डी धीरे धीरे हड्डी का आकार बढ़ने लगा है। जब हड्डी का आकार बढ़ने लगता है तो हड्डी अब अनियंत्रण हो जाती है, उसको हम कौन सा कैंसर बोलेंगे, ठीक है, ब्रोन कैंसर। क्या कौन सा बोलेंगे, ब्रोन कैंसर। या जैसे कि हम मतलब कि ये देखेंगे जो जीव है, जीव में कड़काएं ज्यादा हो रही हैं, कड़काई तो कह रहा सेंटोसोम। अगर जीव में है कड़काओं की मात्रा अधिक हो रही है, कड़काओं ज्यादा गति से बढ़ने लगी हैं, अधिक मात्रा से। ठीक है, ये तो समझना, ये है ना सेंटोसोम है। अगर सेंटोसोम है, अगर कड़काओं की मात्रा जल्दी मात्रा में बढ़ रही है, तो अगर जीभ का आकार भी बढ़ने लगा है, तो उसको कौन सा कैंसर बोलेंगे हम कौन सा कैंसर, जीभ कैंसर। कौन सा कैंसर, जीभ। अगर ब्लड में कणकाओं की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, कणकाओं का विभाजन ज्यादा हो चुका है। सेंट्रोसोम का मतलब सेंट्रोसोम क्या करती है, कोशिकाओं का विभाजन। कोशिका का विभाजन बहुत जल्दी ब्लड में कर रहा है, तो ब्लड में कोशिकाओं का विभाजन अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो कौन सा कैंसर हम बोल देते हैं, ब्लड कैंसर। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। किसी के यहाँ तो तुमने गर्दन में देखा होगा, गर्दन में देखा होगा जो गलघोंटू हो जाता है, ठीक है, उसमें भी यहाँ का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत। तो यहाँ कोशिका का क्या हो जाता है, विभाजन अधिक मात्रा में। सीधे सीधे कोशिका कोशिका अनियंत्रण हो जाना या कोशिका का पगला जाना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। कोशिका का अनियंत्रण हो जाना या कोशिका को पगला जाना क्या बोलते हैं, कोशिका का विभाजन। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबेरी ने। किसने की थी, बोबेरी ने। किसने की थी, अधिक मात्रा में ब्लड में कोशिका का विभाजन हो गया तो कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। अधिक मात्रा में जीभ का मतलब कि जीभ में कोशिका का विभाजन हो गया, जीभ का आकार बढ़ गया तो कौन सा कैंसर, मतलब कि जीभ कैंसर। कौन सा कैंसर होता है, जीभ कैंसर। समझ गए। अगर मांस में अधिक मात्रा में मतलब कि क्या हो गया, कोशिका का विभाजन हो गया तो कौन सा कैंसर होता है। आदमी कहता नहीं है कि मस्तक मांस सड़ के निकलने लगा है, बोलते ना। ठीक है, तो और आगे देखोगे, अब जिस चीज समझ गए ना, पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, किसने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। गोल्गी काय की खोज किसने की थी, गोल्गी काय ने। और हमने ये क्या बताया, राइबोसोम सबसे छोटा अंग क्या होता है, राइबोसोम। ये क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या कार्य क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन।
क्या होता है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है? मस्तक में। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कोशिका सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। किसमें नहीं पाई जाती है? जीवाणु और विषाणु में। किसमें नहीं पाई जाती? जीवाणु और विषाणु में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है?